वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। आज मैं कहानी लेखन इस विषय पर आपको बताऊंगी। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का है। कोई नहीं जानता कि संसार में पहली कहानी किसने और किसे सुनाई थी, लेकिन आज तो कहानी हिंदी साहित्य की सबसे रोचक विधा है। कहानी सुनने के लिए आप सभी सदा उत्सुक रहते हैं। यदि नानी, दादी या कक्षा में अध्यापिका कहानी सुनाने की बात कहे तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, आंखों में चमक आ जाती है और वे शांत होकर ध्यान से सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आज देखते हैं कि कहानी लेखन क्या होता है। कहानी लेखन की परिभाषा: जीवन की एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि ये मन को बहुत लुभाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियां सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियां पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियां तो जगत प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्य रूप से मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आकार की दृष्टि से ये कहानियां दोनों तरह की हैं। कुछ कहानियां लंबी हैं, जबकि अन्य कुछ कहानियां छोटी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती हैं। उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र रहता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। यूं तो कहानी पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन पहले छात्रों को दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को पहले चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानी लिखते समय जिन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए वो इस प्रकार है। पहला, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। नंबर 2, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित रूप से विस्तार दें। किसी प्रसंग को ना अत्यंत संक्षिप्त या छोटा लिखें और ना ही अनावश्यक विस्तार से। तीसरा, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लग जाए। चौथा, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द मतलब कठिन शब्द और लंबे वाक्य ना हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दें। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई ना कोई उपदेश जरूर मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक
या नाम दे देना चाहिए। कहानी की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले आप जानिए कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए। पहला, आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है, देव या दानव नहीं। पशुओं के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं रही। हाँ, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना बताई गई हो। देवी देवताओं, दानवों और पशु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है। दूसरा, पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। तीसरा, आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ यानी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है। आज का मनुष्य ये जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं। इसलिए आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। चौथा, प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस का परिपाक था। आज की कहानियों का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति व चित्र दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ गया है। पांचवा, पहले जहां कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, वहां आज घटनाओं को महत्व ना देकर मानव मन के किसी एक भाव, विचार और अनुभूति को व्यक्त करना है। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं, अनुभूति है। प्राचीन कहानी समष्टिवादी थी, यानी सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। और आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोलकर उपस्थित करना आज के कहानीकार का मुख्य लक्ष्य। सातवां, पहले की उपेक्षा आज की कहानी भाषा की सरलता पर अधिक बल देती है। यानी आजकल भाषा को पहले महत्वपूर्ण माना गया है, सरल भाषा को तो सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है, उलझाना नहीं। आठवां, पुरानी कहानियां अधिकतर सुखांत होती थीं, यानी उनका अंत हमेशा सुखकारी होता था। किंतु आज की कहानियां मनुष्य की दुखांतक कथा को, उसकी जीवनगत समस्याओं और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। सारांश ये है कि आज कहानी जीवन की प्रतिच्छाया के रूप में लिखी जा रही है। यह सब कुछ होते हुए भी सामान्य पाठक कहानी में मनोरंजन के तत्वों को भी ढूंढता है। कहानी लेखन की विधियां। अब हम जानेंगे कि अगर हम कहानी लिखने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी यही आशा की जाती है कि वे भी इस ओर ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास करें। पहला, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना।
दूसरा, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। तीसरा, अधूरी या अपूर्ण कहानी को लिखना। चौथा, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, इसमें क्या होता है कि मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों और चरित्रों को या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूट ना जाए। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानी उससे अधिक बड़ी या लंबी ना हो, उससे छोटी तो हो सकती है। इस प्रकार कहानी लिखते समय छात्रों को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला देखिए, कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। दूसरा, संवाद छोटे छोटे हों। तीसरा, कहानी का क्रमिक विकास हो, यानी जो भी बात है क्रम से हो, ऊपर नीचे ना हो। चौथा, उसका अंत स्वाभाविक हो। पांचवा, कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो। और छठा, भाषा सरल और सुबोध हो। तो इनके आधार पर छात्रों से कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। दूसरा, रूपरेखा यानी संकेतों के सहारे कहानी लिखना। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र सफल होते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्र को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे संकेत है, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से ना टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी। शिक्षा, उपयुक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी इस प्रकार बन जाएगी। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तो उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर ना टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गईं। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक कर टूटती गईं। अब लड़कों की आंखें खुली। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। तो कहानी का शीर्षक क्या बना? एकता। एकता में बल। कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा देखते हैं, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है, उसको पूरा करना है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ाया जाए, उसके क्रमों को समझाया जाए और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को
पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्रों को कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं। इन्हें मैं छात्रों की कल्पना पे छोड़ देती हूँ। चौथा, चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं। इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है। मूर्ख बंदर। एक था सेठ, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद सो रहा था। बंदर उसे पंखा झल रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ा, पर मक्खी बार बार सेठ के शरीर पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वह पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले आया। एक बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठी। बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से उसे जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई। उनका एक दांत भी टूट गया और वे बेहोश हो गए। तो ये वो कहानी है जहां पर बच्चों को चित्र की सहायता से वो कल्पना शक्ति से इस प्रकार की कहानी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि कहानी लिखते समय आपको जिस रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना है वो कितने आधार पर आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब स्वयं एक कहानी लिख पाएंगे और कहानी के जो लिखने के ये नियम हैं उनको अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखेंगे।